हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का मेरी वेल्डिंग ट्रेड थ्योरी की क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम आर्क वेल्डिंग मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि आर्क वेल्डिंग करने के लिए हमें जो हीट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, जो कि हाई वोल्टेज लो करंट होती है। इस हाई वोल्टेज लो करंट को हमें वेल्डिंग वोल्टेज या एम्पियरेज में चेंज करने के लिए या वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने के लिए हमें आर्क वेल्डिंग मशीन्स की आवश्यकता होती है। बिना आर्क वेल्डिंग मशीन के हम आर्क वेल्डिंग कर नहीं सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनकी वजह से हमें वेल्डिंग करने के लिए आर्क वेल्डिंग मशीन्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, जो हमारी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी होती है वह हाई वोल्टेज लो करंट होती है। उस हाई वोल्टेज लो करंट को हाई करंट लो वोल्टेज में चेंज करने के लिए हमें आर्क वेल्डिंग मशीन्स की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। और वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है? जो कि लो वोल्टेज हाई करंट होती है। आप जानते हैं जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो हाई वोल्टेज लो करंट होती है, बट हमें वेल्डिंग करने के लिए हाई करंट लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो जो हमारी इनपुट इलेक्ट्रिसिटी है उसको आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने के लिए हमें आर्क वेल्डिंग मशीन्स की आवश्यकता होती है। तो जो हमारी आर्क वेल्डिंग मशीन होती है वो पहले पॉइंट में क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें लो करंट हाई वोल्टेज जो हमारी सप्लाई है उसको हाई करंट लो वोल्टेज में चेंज करता है। दूसरा, हमें वेल्डिंग करने के लिए एसी या डीसी करंट सप्लाई करने के लिए आर्क वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत होती है। अब आप जानते हैं कि जब हम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को अपने जॉब पर स्ट्राइक करते हैं उस समय हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो उस हाई वोल्टेज बट वेल्डिंग करने के लिए हमें लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में उस समय में हमें हाई वोल्टेज मिले उसके लिए भी हमें आर्क वेल्डिंग मशीन की आवश्यकता होती है। तो तीसरा है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन ओसीवी, यानी ओसीवी भी प्रोवाइड करती है हमारी आर्क वेल्डिंग मशीन, जो कि आर्क को स्ट्राइक करते समय हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो हमें देती है। उसके बाद जब हम वेल्डिंग करते हैं उस दौरान हमें हाई करंट देने का काम करती है। ठीक है। तो चौथा पॉइंट है कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस समय वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना ताकि हम बेहतर वेल्डिंग कर सके, यानी करंट एंड वोल्टेज रिलेशन। तो जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं आप देखते होंगे वेल्डिंग मशीन में हमारे जो वोल्टेज या करंट है वो वेरी करता रहता है। तो करंट क्या होता है, हम उसको फिक्स कर लेते हैं। तो जब हम करंट फिक्स कर लेते हैं उस हिसाब से जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा क्या करता है, वेरी करता रहता है। तो उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए भी हमें आर्क वेल्डिंग मशीन्स की ज़रूरत होती है। पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस समय हमारे पास कई तरह की शीट्स आती हैं, कोई पतली होती है कोई मोटी होती है। तो जब पतली और मोटी शीट्स हमें दोनों की वेल्डिंग एक ही मशीन पे करनी है तो हमें वहाँ पर एक सुविधा मिलती है कि हम करंट को सेट कर सकते हैं अपने जॉब की थिकनेस के अकॉर्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग मशीन में हमें ये भी सुविधा मिलती है कि हम अपने जॉब के अकॉर्डिंग करंट सेटिंग करें, यानी करंट सेटिंग। ठीक है, करंट सेटिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा पांचवा पॉइंट था। ठीक है। अब आर्क वेल्डिंग की वजह से हमारा जो सिक्स पॉइंट है, किसी भी गेज की, यानी अभी मैंने आपको बताया थिन शीट हो या थिक शीट हो, इन दोनों की वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, थिक और थिन शीट्स। ठीक है, इन दोनों तरह के शीट्स को वेल्डिंग करने के लिए हमें आर्क वेल्डिंग मशीन सहायता प्रदान करती है। और सातवां पॉइंट है हमारा इसका
कि हम आर्क वेल्डिंग मशीन की सहायता से फेरस और नॉन फेरस दोनों तरीके के मेटल को वेल्डिंग कर सकते हैं, नॉन फेरस और फेरस, इन दोनों तरह की वेल्डिंग को कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 पॉइंट थे, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट था कि जो हमारी सप्लाई होती है वो क्या होती है, हाई वोल्टेज लो करंट होती है, और उस हाई वोल्टेज लो करंट को वेल्डिंग करंट में बदलने के लिए, यानी हाई करंट लो वोल्टेज में बदलने के लिए हमें आर्क वेल्डिंग मशीन की आवश्यकता होती है। हमें जो पावर है वो एसी करंट हो या डीसी करंट वो मिल जाती है। ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाता है। जब हमें आर्क को स्ट्राइक करना है उस समय जो हमें वोल्टेज है वो हाई चाहिए, और उसके बाद वेल्डिंग के लिए करंट वोल्टेज लो चाहिए। तो इन दोनों की सुविधा हमें आर्क वेल्डिंग मशीन में मिल जाती है। करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है जिससे कि वेल्डिंग करना आसान होता है। करंट सेटिंग कर सकते हैं वेल्डिंग की मदद से, कितनी भी थिक और थिन शीट के हिसाब से अपनी करंट सेटिंग कर सकते हैं। तीसरा, थिक और थिन मेटल गेज के भी शीट्स को हम वेल्डिंग कर सकते हैं। और हमारा 7वां पॉइंट है कि हम फेरस और नॉन फेरस मेटल दोनों तरह के मेटल्स को वेल्डिंग कर सकते हैं। अब हमारी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन क्या होती हैं, तो हमारी बेसिक टाइप जो होते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन। तो बेसिकली हमारी जो वेल्डिंग मशीन है वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी एसी वेल्डिंग मशीन, ठीक है, फुल में इसको अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है डीसी वेल्डिंग मशीन, डीसी वेल्डिंग मशीन, ठीक है। एक हमारा एसी वेल्डिंग मशीन और दूसरा हमारा डीसी वेल्डिंग मशीन। अब एसी वेल्डिंग मशीन में हमारा पहला आता है, एसी वेल्डिंग मशीन में हमारा क्या पहला आता है, ट्रांसफार्मर सेट, एसी वेल्डिंग मशीन, ठीक है, ट्रांसफार्मर सेट, ठीक है। एसी वेल्डिंग मशीन में खाली एक ही मशीन आती है जो कि क्या होती है, ट्रांसफार्मर सेट। और डीसी वेल्डिंग मशीन में हमारी क्या आती है, पहली एक हमारी आती है जनरेटर सेट, और दूसरा हमारा आता है रेक्टिफायर, यानी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सेट, ठीक है। ये 3 तरीके की मशीन आर्क वेल्डिंग में यूज़ होती हैं, और इनके बारे में हम आगे अभी बहुत अच्छे से समझेंगे कि इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और कौन सी वेल्डिंग मशीन ज़्यादा सूटेबल है आज की डेट में, ये सभी कुछ सीखेंगे। तो बेसिकली हमारी जो वेल्डिंग मशीन होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती है अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन और डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन। जो हमारी अल्टरनेटिव करंट वेल्डिंग मशीन होती है वो होती है ट्रांसफार्मर सेट, यानी एक टाइप की, यानी ट्रांसफार्मर सेट। और जो हमारी डीसी वेल्डिंग मशीन होती है वो 2 तरीके की होती है, एक जनरेटर सेट होता है और एक ट्रांसफार्मर सेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट, ठीक है। सबसे पहले वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले जान लेते हैं। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो बेसिक सिंपल है, अभी मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, हाई वोल्टेज लो करंट। सप्लाई हमें क्या मिलती है, सप्लाई हमें मिलती है हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ठीक है, ये हमें सप्लाई मिलती है करंट। बट हमें वेल्डिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, वेल्डिंग करंट क्या होती है, वेल्डिंग करंट या वेल्डिंग हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए होती है, हमें चाहिए रहती है हाई करंट एंड लो वोल्टेज। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर सेट है उसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी मशीन जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी को वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है उसको हम एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर मशीन बोलते हैं या ट्रांसफार्मर सेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके विशेषताएं क्या होती हैं, आप देख सकते हैं ये इसका कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो विशेषता इसकी सिंपली क्या होती है कि ये जो सबसे पहले तो हमें जो वर्किंग वेल्डिंग है उसमें चेंज करता है, साथ ही साथ
जब हम स्ट्राइक करते हैं उस समय जो हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो भी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर सेट है, अगर उसकी जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी अगर एसी नहीं है तो वह काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। अब वेल्डिंग में जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? आपको सिंपल पता है कि जो हाई वोल्टेज होता है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। तो ये कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ आयरन कोर होती हैं जो कि एक स्पेशल एलॉय की थिन आयरन ओर होती हैं, बनी होती हैं और एक दूसरे पर स्टैंप की हुई होती हैं, यानी एक के बाद एक के बाद एक कई सीटों को एक साथ जोड़ा जाता है और उसके ऊपर हम लोग वायर की वाइंडिंग करते हैं, जो हमारी पहली वाइंडिंग है ये वाली आप देख रहे हैं, जिसको हमने प्राइमरी वाइंडिंग दिया हुआ है। प्राइमरी वाइंडिंग आप देख सकते हैं। तो वायर करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, दो वायर से करते हैं, टू वायर की वाइंडिंग करते हैं, दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। देखिए ये हमारी पे सेकेंडरी वाइंडिंग दी हुई है। अब जब हमारी सप्लाई करंट आती है तो वो हमारी किधर से आती है? प्राइमरी करंट आती है, यहाँ से आती है। हमने ये प्राइमरी वाइंडिंग में करंट दिया, वोल्टेज दोनों एक साथ जाता है। ठीक है, अब जब करंट हमारा प्राइमरी वाइंडिंग पे जाता है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखिए आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? सेकेंडरी वाइंडिंग पर प्रभाव डालता है और वहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न यानी टर्न की जो संख्या है वो कम होती है। इसीलिए जब ये यहाँ से जब सप्लाई वाली हाई वोल्टेज इस पर प्रभाव डालती है तो हमें लो वोल्टेज मिलता है। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा और हमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज मिलता है। घरों में स्टेबलाइज़र जो यूज़ होता था, घर में टीवी वगैरह चलाते थे तो जब वोल्टेज कम हो जाता तो हम लोग स्टेबलाइज करके उसको क्या करते, वहाँ तो वोल्टेज को बढ़ा देते थे। तो वहाँ पे हमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता था? स्टेप अप। और हमारी वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल, ये उस पिछला वाला इंग्लिश में था, अभी मैंने हिंदी का बना के रखा है। तो ये आयरन ओर होती है, एक दूसरे पे स्टैंपिंग होती है, वाइंडिंग की हुई होती है, वायर वाइंड किया होता है, जिनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं वो क्या होते हैं? एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जब यहाँ से सप्लाई जाती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर प्रभाव डालती है और इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रिंसिपल को, इस क्रिया को हम कह सकते हैं, क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आपको पूछ सकता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर सेट होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसमें जो करंट मिलता है उसका जो प्रभाव दूसरी वाइंडिंग में पड़ता है, इस प्रभाव को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे ट्रांसफार्मर सेट के एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज क्या हैं इस ट्रांसफार्मर सेट की? क्या ऐसी हमारी विशेषताएं हैं, उपयोगिता हैं जिनकी वजह से वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहली बात है, ये बहुत सस्ता होता है, लेस इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, आप देखते होंगे फैब्रिकेशन, जो बाहर में लोग फैब्रिकेशन करते हैं वहाँ पर वो ट्रांसफार्मर सेट का ही उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि वह सस्ता होता है और उनके कार्यों में जो उनका काम है उसमें आपको सस्ता ही उनको मशीन यूज़ हो जाता है, जिससे उनका कॉस्ट कम होता है और वो बेहतर मुनाफा कमा पाते हैं। इसीलिए वो ज़्यादातर ट्रांसफार्मर सेट उपयोग करते हैं। ठीक है, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस का उतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक प्रॉपर बना हुआ रहता है, कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है इसमें, इसलिए यहाँ पर कोई भी जो हमारा मेंटेनेंस का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरी चीज़,
एसी सप्लाई होती है, ठीक है, तो नो आर्क ब्लो, ठीक है, ये आप लोग को आगे मैं बताऊंगा कि आर्क ब्लो क्या होता है। यहाँ पर बेस पे हम थोड़ा सा बता दें, जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है उसकी वजह से आर्क जो होती है वो अपने पथ से भटक जाती है, इसको आर्क ब्लो बोलते हैं। ये डीसी सर्किट में ज़्यादा होता है, यानी डीसी पावर सप्लाई में ज़्यादा होता है। एसी में कोई आर्क ब्लो नहीं होता है, इसलिए ये एडवांटेज है कि इसमें आर्क ब्लो नहीं होता, हम काम कर सकते हैं। चौथा है, यहाँ पे कोई नॉइस नहीं होती है, ठीक है, कोई नॉइस नहीं होती, कोई भी इसमें लाइफ इसकी ज़्यादा होती है, आप देखते होंगे लाइफ, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, लॉन्ग लाइफ। ट्रांसफार्मर सेट आप एक बार खरीद लीजिए, यूज़ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस भी कम कवर करती है, 6 पॉइंट हमारा है नो स्पेस, ठीक है, बहुत कम जगह में हम इसको काम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा इसका 7th है हाई इफिशियंसी, हाई प्रोडक्शन देता है, हाई प्रोडक्शन यानी इसमें आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ले सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या है, क्यों या बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, जो कि यह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता, तो इसकी हम नॉन फेरस वेल्डिंग नहीं कर सकते। नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग, नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं इसकी मदद से। ट्रांसफार्मर सेट्स की मदद से हम नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, यह इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसीलिए बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा ये है कि इससे हम बेयर इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हमेशा फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड ही यूज़ करेंगे, बेयर इलेक्ट्रोड भी यूज़ नहीं कर सकते, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। जैसे मिग में बेयर इलेक्ट्रोड होता है, सीसीएमएस होता है, तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर सेट्स की मदद से उस वायर का यूज़ नहीं कर सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। कोई अगर हमारे पास स्पेशल जॉब आ गया है, स्पेशल जॉब आ गया है, स्पेशल जॉब, ठीक है, जिसमें करंट, एक फाइन करंट की ज़रूरत होती है, तो हम इसकी मदद से फाइन करंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बताता है इसके डिसएडवांटेज में, इसमें पोलैरिटी नहीं मिलती है, नो पोलैरिटी कह सकते हैं, इसमें पोलैरिटी का कोई भी, पोलैरिटी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पोलैरिटी नहीं होने की वजह से ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है पोजिशनल वेल्डिंग नहीं कर सकते, पोजिशनल वेल्डिंग यानी ओवरहेड वर्टिकल में वेल्डिंग करने में यह सहायक नहीं होती है, इसीलिए इसका इंडस्ट्रीज़ में बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। पहला क्या है, इससे हम नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेशल जॉब में स्पेशल करंट यूज़ नहीं कर सकते, इसमें पोलैरिटी नहीं होती है, और पोजिशनल वेल्डिंग नहीं कर सकते, या करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओवरहेड वेल्डिंग में चूँकि ये फ्लक्स कोटेड रहते हैं, इसलिए ओवरहेड वेल्डिंग में फ्लक्स के गिरने की संभावना रहती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है ट्रांसफार्मर सेट से पोजिशनल वेल्डिंग करने के लिए। दैट्स वाई ये इसके डिसएडवांटेज हैं, और इसीलिए यार इसका वाइडली यूज़ नहीं होता, बाहर में इसका यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग छोटे मोटे काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी मेंटेनेंस का क्या पॉइंट है, मेंटेनेंस के क्या पॉइंट हैं, मेंटेनेंस में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है ट्रांसफार्मर सेट में। तो सबसे पहले है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर सेट है वो पूर्ण रूप से अर्थिंग होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। इसकी जो बॉडी होती है वो जो होती है वो मेटल की होती है, तो प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी तो करंट आ सकती है, और जिसकी वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है तो हम लोग कुछ समय समय पर ऑयल को चेंज करते रहना है, ठीक है। रिकमेंडेड पीरियड जो भी कंपनी बताती है कि इस समय इतने समय बाद इसका ऑयल चेंज करना है, तो समय के साथ साथ इसको ऑयल भी चेंज करना है, ऑयल चेंज, ठीक है, समय के साथ इसका ऑयल चेंज करते रहना है। तीसरा है कि आप इसका जो मैनुअल है, मैनुअल उसको फॉलो करें। हर कोई भी मशीन, जब कोई भी मशीन निर्माता कंपनी आपको कोई भी मशीन देती है तो उस मशीन का मैनुअल देती है,
उस मैनुअल में उस मशीन से रिलेटेड केयर, एडवांटेज, उसके कैसे वह काम करती है, उसके पार्ट्स के बारे में सारा कुछ वो आपको प्रोवाइड कराती है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप उस मैनुअल को पढ़कर अपनी मशीन को मेंटेनेंस कर सके या उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो उस मैनुअल को फॉलो करना है। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि इसका कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग नहीं करना है। आपकी मैक्सिमम जो इसकी पावर है, मैक्सिमम क्षमता पर इसकी कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग नहीं करना है। मान लीजिए आपकी मशीन की मैक्सिमम करंट जो है वो 300 एम्पियर है, तो आप 300 एम्पियर पे मैक्सिमम करने के बाद उसको लगातार काम नहीं करना है। ठीक है। नो कॉन्टिन्यूअस वर्क। ठीक है। और ये तो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोग भी काम करते हैं तो आपको एक समय के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है। सेम मशीन होता है कि आप कुछ समय काम करें उसके बाद इसमें आप इसको रेस्ट कर दें। ठीक है। पांचवा पॉइंट है मेन सप्लाई का स्विच जो है वो ऑफ कर दें जब आप वेल्डिंग नहीं कर रहे हो। ये हर मशीन के लिए है, सिर्फ ट्रांसफार्मर सेट के लिए नहीं। चाहे आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो जो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, अगर आप उसका काम नहीं कर रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे, तो उसका मेन सप्लाई स्विच ऑफ कर दें। मेन सप्लाई ऑफ। ठीक है। मेन सप्लाई को ऑफ कर दें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वेल्डिंग करते समय कभी भी करंट को चेंज ना करें। ठीक है। डू नॉट चेंज करंट while welding यानी वेल्डिंग करते समय कभी भी करंट को चेंज ना करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी मशीन हो उसको प्रॉपर आप प्रोजेक्शन दें, प्रॉपर उसको जगह दें, ताकि ऐसा ना कि कहीं पे लटकी हुई है, कहीं पे मतलब प्रॉपर टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई है, ऐसे नहीं करना है। उसका प्रॉपर आपका जगह होना चाहिए, प्रॉपर प्रोजेक्शन होना चाहिए हमारी मशीन का। तो ये कुछ पॉइंट थे जो केयर और मेंटेनेंस में आप लोगों को ध्यान देना है, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग जनरेटर सेट और रेक्टिफायर सेट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने जितना भी कुछ पढ़ा है इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ आपको बनेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी MCQ एक दिन टॉपिक और एक दिन MCQ कर रहा हूं। तो कल मैं इससे रिलेटेड MCQ लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, और इस टॉपिक में जितना भी मैक्सिमम MCQ बन सकता है उन सभी MCQs को मैं अब कल के क्लास में कवर करूंगा। तो आप लोग टॉपिक और MCQ दोनों चीज़ कवर हो जाएगी आपके NMDC एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का दे रहे हैं, ITI करने के बाद जो आपका एग्ज़ाम होता है वो दे रहे हैं, हर किसी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नए आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे MCQ सेशन के साथ। तो आप सभी लोग शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कल सैटरडे है, फिर भी हम जुड़ेंगे, क्योंकि अभी कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके एवज में हम लोग सैटरडे को कल यानी 6 बजे आप मिलेंगे। तो मिलते रहिए। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।